हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, अब जो दुनिया का शेप बन के सामने आ रहा है, वो बहुत अजीब है। प्रिंसिपल्स जिन वैल्यूज पर, जो बेहतरीन प्रिंसिपल्स थे ह्यूमन के डेवलपमेंट के, आप ये जरा ध्यान दें कि जो हम लोगों ने इतना कुछ ग्रोथ किया है साइंस के डोमेन में, सिविल लिबर्टीज में, नहीं, हम कितना लिबर्टी एंजॉय करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं। लेकिन अब जो दुनिया बन के सामने आ रही है, उसमें बैड पॉलिटिक्स, बैड गवर्नेंस, सेल्फिश इंटरेस्ट, एक कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन सामने आ रही है दुनिया की। और ऐसे से फेस निकल के सामने आ रहे हैं। न ही किसी को इंटरनेशनल लॉज की चिंता है, न इंटरनेशनल वैल्यूज की चिंता है, न बेसिक प्रिंसिपल्स की चिंता है। जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनती जा रही है। हमने जो ग्रोथ किए हैं, जो आज साइंस से ड्राइव किया हुआ हमारे तरफ एक लग्जरी लाइफ है, हम सभी जो जीते हैं, आप उस हार्डशिप को नहीं जानते। जब कुछ गैंग वाले लोग तलवारों को लेकर के घोड़े पे चढ़ के आते थे, लाखों लोगों को स्लॉटर करते थे। उस टेरिफाइड समय को आप नहीं जानते। ये दुनिया ऐसी ही नहीं थी जैसी आज दिख रही है। इसमें गुड और बेहतरीन प्रिंसिपल्स, अच्छे बुरे कर्मों का अपना मीनिंग है। हमने एक एक्सेप्टेड इवन चार्टर ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल राइट्स नहीं, एक प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए हुए हैं। स्टेट के अपने लिमिट्स ड्रॉ की गई है। स्टेट की डेफिनेशन बनाई गई है। How state should we have, how state and citizens relations should be, the social contract, और इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह किया जाए। एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया गया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट and to avoid the hardships of the people, the future and coming generations. But we are failing, and consistently we are failing it. And हम लोग ऐसे डेमन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राक्षसों को भी सपोर्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, इवन दो वो सांप जो है वो हमें ही बाद में काट ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। पता नहीं ऐसा हमारा क्यों कॉन्सेप्ट, ऐसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो भी इस चक्कर में है। पता नहीं पढ़े लिखे लोगों के पास दिमाग होता है या नहीं होता, इस पे मुझे संदेह होने लगा है। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो आप रिजाइन दे दें। नहीं, लेकिन आप प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को छेड़े नहीं, क्योंकि अगर वो चीज नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और सिविलियंस जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो डिमांड कर सकते हैं, जो फाइट कर सकते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं, जो हमारे मिस्टर गांधी साहब ने सिखाया है वो अननेसेसरी चीजें नहीं थी। तो हमें स्टुपिडिटी जरूर लगती है कि बेवकूफ थे, ये थे, वो थे। ऐसा नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज नहीं होंगी, गांधी भी चाहते तो हर भारतीय को, करोड़ 30 40 50 करोड़ लोग थे, कह देते तलवार उठाओ, मार के 1 लाख लोगों को भगाओ। लेकिन इससे क्या बन के सामने क्या आता? एक chaotic वर्ल्ड ऑर्डर बन के सामने आता। दुनिया को प्रोग्रेस करने के लिए पीस चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम पीस और हार्मनी में और कोऑर्डिनेशन और लव, अफेक्शन, फ्रेटर्निटी में, ब्रदरहुडनेस में रहें। फंडामेंटलिस्ट होने से हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, ये हम क्यों नहीं समझ रहे? और जिनके हाथ पर इन रूलर्स को कंट्रोल करने का, जिनके हाथ में कंट्रोल है, सिविलियंस, जो हम अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं,
लीडर्स के किए गए किसी भी बदतमीज़ी को हम कितना बर्दाश्त कर जाते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आज इज़राइल जो है, वो खुश है कि वो ईरान अ, के इफ़ेक्ट को सीरिया में कंटेन कर देता है। क्योंकि वो जो अभी से सीरियंस रेबल्स जो आ गए हैं वहाँ पे रूल करने, अब उनके आ जाने से जो ईरान का इफ़ेक्ट है प्रॉक्सीज़ वो खत्म हो जाएगी उस रीजन से और लेबनान और बाकी रीजन्स जो है वो इज़राइल का ऐसा मानना है कि फ्री हो जाएँगे और सभी एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये भूल गए कि अबू बकर अल बगदादी ये जो ग्रुप है, ये जो लीडर है, जो ये मारा भी जा चुका है। ये इसका जो अ, फ्यूचर वाला जो अभी एक नया लीडर है, अबू मोहम्मद अल जोलानी, ये है आ गया है जो लीडिंग पोज़ीशन पर है। इससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? या मैं ये नहीं कहता कि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज़ सेट असाइड। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? और भी वे फॉरवर्ड थे सॉल्यूशंस। अब ये जो फंडामेंटलिस्ट उस रीजन में आ गया है, अब जो गोलान हाइट उन्होंने कब्जा कर रखा है इज़राइल ने 67 के बाद से, अब ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के नाम पे अगर जिस तरह तालिबान आके बैठ गए, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ एंगेज करते रहते हैं। नहीं, उस तरह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट फिर से इज़राइल के साथ बढ़ जाएगा इसका। और ये फंडामेंटलिस्ट होने की वजह से इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम फैले। जिस तरह पाकिस्तान का एजेंडा है। अब मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ? हमें जो दुःख है ना सबसे ज़्यादा मेरे भाई, जो हमने ग्रोथ किया है, जो हमें प्रोग्रेस मिली है, जो हमें लिबर्टीज़ फ्रीडम मिला हुआ है, सोचने, समझने, करने, धरने का। ह्यूमन प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब सिविल और ह्यूमन वैल्यूज़ की प्रिंसिपल्स की को ऑब्ज़र्व किया जाए, लेटर एंड स्पिरिट और उसको अ कोई अगर रूलर हो या फिर कोई और हो, अगर उसको कर्टेल करता है तो दे शुड बी पनिश्ड। लेकिन वो जस्टिफिकेशन ऐसा दे देता है। दैट मीन्स पनिश मतलब उसको सीट से हटाया जाए, है ना? यू हैव द वोटिंग पावर, यू कैन चेंज द योर रूलर्स, है ना? लेकिन आपको इस तरह से वो जस्टिफिकेशन दे देगा कि आप उसमें फँस जाते हैं, बिल्कुल ये तो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कोई भी ऐसा नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता जो सिविल और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व ना करता हो, इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल। हम ऐसा कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करते और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं इसमें सपोर्टर होना ना होना अलग बात है। लेकिन इसमें हमें ग्रोथ, प्रोग्रेस, हार्मनी, पीस, लव, अफेक्शन दिखता है। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल्स, उन्हीं वैल्यूज़ को कोई सेट असाइड करता है और कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो ये दुःख की बात है और हम सभी के लिए वी शुड रेज़ द वॉइस। अगर आप कुछ भी कर रहे होंगे ना, बिज़नेस करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर परिवार में खुशी से रहते हैं। नहीं, इसके पीछे रीज़न है। जस्टिस इज़ सुप्रीम। जस्टिस भी एक प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है। अब एथिक्स उसमें बीच में आता है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। आपके आपके कॉन्शियंस को फ्रीडम देना, नहीं थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से सेट ऑफ लिबर्टी आपके लिए रखी गई है और हमारे रूलर्स इसको इस तरह से नहीं रौंदते हुए चले जाते हैं कि क्या कहें? यूएन के चार्टर बने हुए हैं, नोबडी इज़ ऑब्जर्विंग दैट और जब केओटिक वर्ल्ड होता है तो डिस्टर्बेंस चारों तरफ शुरू होता है। ये जब आप देखें, जब वॉर कहीं होता है, मैं आपको साफ बता दूँ, वॉर कहीं होता है, जब दुनिया एक वॉर के फेज़ में जाती है, तो अनजस्ट, जस्ट, जस्ट, अनजस्ट पूरा टॉपल हो जाता है। वो इसी तरह फिर केओटिक वर्ल्ड बना कोविड के बाद। सब कुछ लॉकडाउन, सब कुछ डिस्टर्ब्ड और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तालिबान आ गए। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। रशिया वॉर में चला गया।
इधर हूदी हो गए, इधर इज़राइल हो गया, इधर फलाँ हो गया, इधर अ, बुर्किना फासो नहीं, नाइजर, ये सारे रीजन्स में झगड़ा फँसा हुआ है ना? सहारन रीजन में, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका तो ऑलरेडी हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो अब देखिए, हर जगह एक chaotic वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो गया है। अब देखिएगा अगला जो वॉर आने वाला है, ट्रेड वॉर, बड़े-बड़े लोगों के बीच होगा। 2-2 जायंट्स लड़ेंगे ट्रेड वॉर के लिए, अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए, जिसमें चाइना और यूएस होगा। तो फिर उसकी एक अलग रिpercussions आएँगे, है ना? समझ रहे हैं आप? तो ये हम अननेसेसरी डिस्टर्ब्ड ऑर्डर में रह रहे हैं और मैं चिंतित हूँ कि हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट, हमारे डेवलपमेंट कहीं कर्टेल ना हो जाए, हमारे एस्पिरेशन कहीं नहीं खत्म ना हो जाए, नहीं? तो हमें अपने मिल के सिविलियंस को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करें और अपने लीडर्स से क्वेश्चन करें कि नहीं, नहीं, हम इस चीज़ पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट लेटर सब्जेक्ट्स, है ना? मैं इस तरह चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ सीरिया के जिस मैटर क्योंकि ये मुझे बहुत दुःख पहुँचा है जब मैं इसको देखा हूँ, है ना? रेज़ीम कोई भी आए, मैं ये देखो ये बात ये है ना, रिलिजन को लोग समझ नहीं रहे। रिलिजन जो होता है उसमें सिर्फ जो प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक मोरल प्रिंसिपल्स अगर वही हैं, बस इतना है रिलिजन। रिलिजन एक थियोलॉजी है, उसमें स्पिरिचुअलिटी है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। हम अपने आप की आइडेंटिटी अलग करने के लिए हिंदूज़ तिलक लगाते हैं, वो हाथ में बैंड पहनते हैं, है ना? अब वो मुस्लिम हैं, वो टोपी पहनते हैं, सलवार बड़ा पहनते हैं। नहीं, वो पैर के ऊपर वाला नहीं, वो क्या चूड़ीदार पजामा वाला पहनते हैं, है ना? वुमेन्स को क्लैडिंग ब्लैक कलर में रखते हैं। ये सारे कुछ आइडेंटिटी अपनी कम्युनिटी के लिए है। इसका रिलिजन से कोई संबंध नहीं है। जो शरिया प्रिंसिपल्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टूपिड प्रिंसिपल्स हैं। ऐसा कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा था पहले, लेकिन आज वो नहीं चल सकता। नहीं, क्योंकि सोसाइटीज़, पीपल हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, सोसाइटीज़ के एस्पिरेशन आज डिफरेंट हैं। आज हम उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं वैल्यूज़ पर जो पिछले थे, उन्हीं पर हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। अपनी सोसाइटीज़ क्योंकि सोसाइटीज़ आज हमारे पास रीज़निंग करने की कैपेसिटी है। पहले जो सिस्टम था वो उसमें जस्टिस क्योंकि सोसाइटी को रन करने के लिए वो सिस्टम बनाया गया था। उसके कोई और प्रिंसिपल नहीं थे। हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र था पूरा कंप्लीट एक सेट ऑफ लॉ, है ना? और मनुस्मृति थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज़ थे, वेदास में लॉज़ थे। डेफ़िनिटली सारी चीज़ थी, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिविटी नहीं बहुत कुछ था। लेकिन वो उस समय की वैल्यूज़, उस समय की सोसाइटी की वो नीड थी। अब उन्हीं सोसाइटीज़, उन्हीं वैल्यूज़ में सेट एज़ अ गुड जो कॉन्सेप्ट थे, लॉज़ थे, नहीं, अब फिलॉसफर्स ने उसको डिस्टिंग्विश किया कि हाउ वी कैन डेवलप आवरसेल्फ a new society can be born with a new set of values, है ना? हमें शरिया लॉज़ से या धर्मशास्त्र से या फलाने की लॉज़ से कि सेट ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, ठीक है? आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। टाइम के साथ-साथ चेंज चेंज होती है, बट द स्पिरिचुअलिटी इज़ द क्वेश्चन मार्क। हर रिलिजन में आप जो थियोलॉजी ऑब्ज़र्व करते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। बट ये चूड़ीदार पजामा पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन स्टुपिडिटी है और अगर नहीं पहनेंगे तो हम दूसरे की गर्दन काट देंगे जाके। नहीं, अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो। इससे आप टेरिफाइड करते हैं लोगों को। आप जो भी रिलिजन ऑब्ज़र्व करते हैं, इवन दो मोस्ट ऑफ द पीपल अननोइंगली, है ना? ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरे रिलिजन की थियोलॉजी को भी, है ना? आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो कल्चर जैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये, इसमें हर कल्चर के लोग हैं। कल्चर के लोग हैं, डायमेंशन्स अलग है, रिलिजन अलग है, हर चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो कल्चरली इंडियंस
आर द सेम अगर आप कैरेक्टरिस्टिक चेक करें तो, है ना? व्हाटएवर द रिलिजन दे ऑब्जर्व, बट व्हेन इट कम्स टू द है ना कल्चरल रीजनल आइडेंटिटी, this subcontinent people, people of this subcontinent, you will see that they are the same, है ना? इस कर्नाटक के आदमी को नॉर्दर्न रीजन के आदमी के साथ मिलाएँगे, वी आर द बिल्कुल सेम हम दिखते हैं, हम साथ नहीं, तो इस कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग सभी एक जैसे हैं। चाइनीज़ अभी मिल जाएँगे तो उनका अलग नहीं, नेचर ने हमें डिस्टिंग्विश कर रखा है। लेकिन वी हैव अ कॉमन ह्यूमैनिटी called as some kind of common principles. We should observe that. We need collaboration internationally. है ना? इन सभी चीज़ों की, इन सभी वैल्यूज़ को हमको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। शरिया प्रिंसिपल्स बिल्कुल उचित था, लेकिन कब था? जब वो सोसाइटी थी। लेकिन आज हमने एक इंटरनेशनल चार्टर बना रखा है कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और हम सभी के लिए अच्छी हैं, है ना? हम किस तरह से ब्यूटीफुली गुड एंड प्रॉस्पेरस हैप्पी रह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क ये है। और वो सभी प्रिंसिपल्स मॉडर्न वैल्यूज़ में हो सकता है कि शरिया प्रिंसिपल से भी 2, 4, 6, 10 प्रिंसिपल्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हों। हो सकता है धर्मशास्त्र में न्याय को लेकर के डिफाइन किया गया है, तो न्याय तो सुप्रीम है, भारत के ज्यूरिसडिक्शन में। व्हाटएवर द रिलिजन दे आर ऑब्जर्विंग, जस्टिस इज़ द सुप्रीम। ये भी आप उसमें कुरान में देखेंगे तो जस्टिस इज़ द सुप्रीम। वो तो ऑब्ज़र्व हो रहा है, लेकिन आपकी जो पैंट है ऊपर चढ़ा के चलना और टोपी पहन के चलना या फिर उनका चूड़ीदार पजामा, उनका कड़ा पहनना, ये ये अपनी आइडेंटिटी के लिए है। अपनी स्टुपिडिटी को अपने रिलिजन में मत डालिए। समझ रहे हैं आप? रिलिजन इज़ समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हर कोई अगर पजामा चूड़ीदार नहीं पहनता है, दैट डज़न्ट मीन दैट कि वो कुछ और हो गया, है ना? तो आप बात को समझें। अब जो ये सीरिया में आ गया मामला, वो उनको मारने दौड़ रहा है। वो आईएस वाले हैं, अब वो आ गए रूल करने। अब उनको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनको अपोज़ कर रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई भी चीज़ हो, अगर आप लॉज़ को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं और स्टेट अगर उसमें फंक्शनल बने, स्टेट खुद सपोर्ट करे, हाँ ठीक है, इस टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पे बना देते हैं। अब वो हाथ जोड़ करके या फिर वोट लेकर के पीपल्स विल एंड कंसेंट के हिसाब से विद ह्यूमिलिटी वो वहाँ पे रूल करने नहीं आ रहा, तो गन के दम पे आ रहा है, फाइट करके आ रहा है। आप बात को समझें। वो असर्टिव रोल प्ले करेगा। वो कहता भी है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के आईएसआईएस का एजेंडा है ये, कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए आए हुए हैं। सभी चूड़ीदार पजामा और सर पे टोपी बाँध के घूमेंगे। उसका ये मानना है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, चाहे जिस भी रिलिजन में है वो। नहीं, लेकिन ये पजामा जो नहीं पहन रहा, ये गलती है उसकी, है ना? तो आप अपने दिमाग को ठीक करें। ये फंडामेंटलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इधर हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो उनको मारने दौड़ रहे हैं, वो उनको मारने दौड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? सालों-साल तुम सभी साथ में रहे हो, तुम्हारी कई जनरेशन साथ में रही हैं, है ना? हज़ारों साल से। आज 800-900 साल से सभी साथ में रहे हुए ये मुस्लिम होना अपराध थोड़ी है भारत में। ये लोग यहीं के हैं। तो ये जब से हम इस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं तब से हैं सभी लोग, है ना? आज उनका रिलिजन कुछ और हो गया तो उन्हें मारने दौड़ रहे हो। कल आपका पड़ोसी बुद्धिज़्म अपना लेता है तो परसों आप उसको मारने चढ़ जाते हो, है ना? तो ये कोई बुरी चीज़ है। ये नॉन कोऑपरेशन नॉन टॉलरेंस का मैकेनिज़्म है ये, है ना? तो आप अपने दिमाग को ठीक करें, या आपके दिमाग में कुछ कमी है, ठीक है? अब जो ये मिस्टर सीरिया इनको ज़्यादा डिफाइन मैं नहीं करूँगा, कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया है कि ये है। अब मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, आप उसमें सारा कुछ समझ जाएँगे। इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इंजीनियर थे या इनके बाप कहाँ पैदा हुए या फिर फलाँ हो गए।
अल-कायदा बन गए, इन्होंने ये जॉइन कर लिया, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे ऑल आर स्टूपिड पीपल, है ना? अब सीरियाज़ जिहादिस्ट इन चीफ जिहादिस्ट इन चीफ अबू मोहम्मद अल-जुलानी, द मैन पिक्ड बाय अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, द मैन पिक्ड बाय स्लेन जो मारा जा चुका है, इस्लामिक स्टेट लीडर अबू बकर अल-बगदादी to establish a branch of Al-Qaeda in Syria is now leading the country's most potent militant organization that has made dramatic territorial advances in the recent week. अब उसने असद की गवर्नमेंट को टॉपल करके ये सारी चीज आ गया। ठीक है, अब मैं एक जिस्ट इसके बता देता हूं। द जिस्ट जोलानी मूव्ड टू इराक in 2003 weeks before the American invasion began. इराक में अमेरिकन इन्वेजन हुआ था, तो उसके पहले ही वहां पे जोलानी गया था एंड ज्वाइन द अल-कायदा टू एस्टैब्लिश जबात अल-नुसर, अल-कायदा's सीरिया ब्रांच। ओके, अल-कायदा की एक ब्रांच है जो सीरिया में काम करती है। यही अल-कायदा की ब्रांच अफ्रीका में जो उधर मचा रखा है ना, टेररिज्म। और इसकी अल-कायदा की ब्रांच हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाती है। और अल-कायदा की आईएसआईएस की ब्रांच हमारे कर्नाटक में कुछ बच्चे उसमें मिले थे। केरला से हमारी कुछ लड़कियाँ और लड़के भी उसको जॉइन कर चुके हैं, है ना? तो इसकी ब्रांचेज़ जो हैं इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं हर स्टेट के अंदर। इवन दो कि जर्मनी के अंदर भी इनके पाए गए हैं, है ना? जर्मनी ने कुछ ग्रुप्स को भी ब्लॉक किया। हुँ। Sharia branch, okay, which emerged as a powerful jihadist entity in the midst of the Syrian civil war. After capturing Idlib, he rebranded al-Nusr twice and announced that his main goal was to topple the Assad regime, जो अभी उन्होंने कर लिया, main goal achieve कर लिया, and not to fight jihad against other country. अब ये जो नॉट टू फाइट जिहाद अगेंस्ट अदर कंट्री, ये क्या चीज़ है? ये कोऑपरेशन सीक करने का तरीका है कि अगर अदर कंट्रीज़ को भी हमने पैनिक कर दिया ना, तो हम ही को मिल के पहले हटाने की कोशिश करेंगे। अगर इज़राइल को पहले पता हो जाए कि ससुरा यहाँ आने के बाद हम ही को मारने दौड़ेगा, तो इज़राइल इनको सपोर्ट करता? तो ये कोऑपरेशन सीक करने का तरीका है। ये जब रेज़ीम में आएगा तब इसका असल चेहरा सामने आएगा। जबकि आईएसआईएस का पूरा फुल एजेंडा है कि पूरी दुनिया को इस्लामाइज़ सेम कलर में कर देना है। HTS, the outfit Jolani commands has taken Aleppo and Hama in recent weeks. वहाँ की कुछ सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं जिनको इसने कैप्चर कर लिया। अब सारा टॉपल हो चुका है, अब अनफोल्डिंग 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये, है ना? डेवलपमेंट अब पूरी तरह से उसने टॉपल कर दिया, ठीक है? HTS मीन्स हयात तहरीर अल शाम, ओके? सो ये पूरा अब स्ट्रक्चरली अगर मैं इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ूँ तो बहुत डिटेल हो जाएगा ये। क्रक्स मैंने बता दिया कि ये चीज़ें इस तरह हैं, ठीक है? अब हम आप सभी लोगों से आग्रह और हम निवेदन करते हैं और पर्टिकुलरली हम अपनी कंट्री के लोगों से करते हैं। हमें जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो जो इंटरनेशनली लॉज़ बने हुए हैं बेहतरीन, वो सभी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें किसी भी तरीके से उसको हमेशा ऑब्ज़र्व करना है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, और उसको हमें अपने लाइफ़ में भी उतारना है ना? केवल स्टेट और लोगों के बीच ही नहीं, लोगों और लोगों के बीच भी रिलेशनशिप उसी तरीके का होना चाहिए। अगर आप सिविल और पॉलिटिकल राइट्स लोगों के ऑब्ज़र्व करते हैं और सिविल राइट्स ऑब्ज़र्व करते हैं, नहीं, तो एक हम हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव और बेहतरीन सोसाइटी बना सकते हैं। हम बिलियन प्लस पीपल हैं और हम
1.8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन होगी आज के 80 साल बाद। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें अपनी सोसाइटी को केओटिक नहीं बनाना, है ना? ये बात समझें आप, अगर केओटिक सोसाइटी बनाओगे, कोई फ़ियर में रहेगा, कोई मारने दौड़ेगा, नहीं कोई किसी का मंदिर गिरा देगा, कोई किसी की मस्जिद गिरा देगा। इस तरीके से आप ये केओटिक सोसाइटी बनाएँगे, फिर मार-पीट, सिविल वॉर भारत के लिए उचित नहीं होगा। नहीं, आप बात को समझें, पीसफुल रहने की कोशिश करें, किसी में डोमिनेंस करने की ज़रूरत नहीं है ना? जो जैसा है वो उसको वैसे रहने दो। ट्राई ये करो कि हाउ वी कैन लिव पीसफुली टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है? चूड़ीदार पजामा पहनिए या ना पहनिए, लेकिन फिर भी आप इस्लाम में रहेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इस्लाम रिलिजन में नहीं है, ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, नहीं जो दूसरों को भी चाहते हैं कि इनको हम ऐसे कर दें, नहीं इनसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना? समझ रहे हैं? तो ये चिंता का विषय है और हमें इसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमें इस बात का बहुत ख़्याल रखना है, टॉलरेंस ये ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरी भी आदत है कि मैं बोल देता हूँ। हुँ? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।